हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट क्या, अगर किसी भी अन्य टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, उसमें ये आज का विषय, आज का वीडियो आपको बहुत हद तक मदद पहुंचाने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के तहत हम लोग ये जानेंगे कि ईवीएस क्या है, ईवीएस के तहत क्या क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या क्या चीज होती है, इस सभी चीज को हम लोग देखेंगे अभी। इसके बाद सभी टॉपिक वाइज ईवीएस को पूरा कवर करा करके और इसके जो पीछे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सारा क्वेश्चन आपको एक साथ यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। इसलिए अभी तक जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए ताकि इसका लाभ उन तक जरूर मिल सके। फ्रेंड्स, ज्यादा बातचीत ना करते हुए चलते सीधा अपने वीडियो की तरफ। चूंकि आपको जैसा कि जानकारी है कि हम लोगों का एग्जाम दिसंबर में संभावित है और उसके लिए अब समय ज्यादा बचा नहीं है और तैयारी आपको करना है। इसमें कुछ आपको ये चीज पता होगा कि हमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ये सारा चीज जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि कितने नंबर का आपका इसमें ईवीएस होता है, क्या होता है, ये सारा चीज हमने जानकारी आपको दे चुका है। अब सीधा सीधे चलते हैं हम, जो पूछा क्या जाता है, पढ़ना क्या है हमको, क्या बहुत सारा जितना विस्तार है उतना पढ़ना। ईवीएस जो प्राथमिक स्तर पर अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईवीएस अपने आप में एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। ईवीएस का मतलब होता है, ईवीएस का मतलब होता है साइंस, एसएसटी, एनवायरनमेंट, इस सभी चीज को लेकर के बनाया गया है, इसलिए अपने आप में यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या इसी भी इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें कुछ आपको सीटेट ने कुछ थीम दिए रखे हैं, 6 को थीम दे रखा है, इसी के तहत आपको यह सारा चीज पढ़ना होता है। और जिस तरह जैसा कि आपको पता है कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक में ईवीएस का अपना बुक है और इसी के माध्यम से ये सारा चीज पूछा जाता है। और इस तरह से ये जो 5 यानी कि 3 क्लास का जो बुक है, 3, 4 और 5, इसी के तहत ये 6 थीम बनाए गए, इसी पर आधारित 6 थीम बनाए गए हैं। एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो क्लास 3 से लेकर के 5 तक का आपको ईवीएस का बुक मिलेगा, लेकिन पहली से लेकर के 5वीं तक, क्या पहली से लेकर के 5वीं, सॉरी पहली और दूसरी क्लास में जो ईवीएस पढ़ाया जाता है वो मैथ और हिंदी के माध्यम से, भाषा और मैथ के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप उसको देखिएगा, उसमें चित्र जो दिया होता है वो ईवीएस के आधार पर दिया होता है। जैसे कोई चीज फिगर काउंट करने के लिए दिया है तो फुल दिया होता है, कोई सा अगर मान लीजिए क्रियाकलाप दिया होता है तो आप देखिएगा भोजन बनाना हो गया, इस तरह का क्रियाकलाप उसमें दिया होता है गणित में। तो ये कुछ किस चीज को बताता है? तो आपको ईवीएस को वही बताता है। किसके माध्यम से? तो भाषा और गणित के माध्यम से क्लास 1 और 2 में, ठीक है ना, क्लास 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको ही बताएं कि ईवीएस में कुल जो है 6 थीम निर्धारित किया गया है। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र। दूसरा है भोजन। तीसरा है तीसरा यानी कि आश्रय या आवास। चौथा है जल, ठीक है। 5वां है यात्रा। छठा है जो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं, या हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये आपको कुल 6 थीम हो गया। इस थीम का हिंदी होता है प्रक्रम। हिंदी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट एक बार प्रक्रम देकर के पूछ लिया था और चूंकि ये चीज हम लोग थीम याद रखते हैं लेकिन हिंदी उसका याद नहीं रखते हैं और जिस कारण से हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। साथ ही इसके जो परिवार एवं मित्र हैं, इसके 4 उपथीम भी हैं। क्या? 4 उपथीम भी हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहला है संबंध। संबंध क्या है? सबसे पहला है संबंध। उसके बाद होता है खेल, ठीक है। उसके बाद होता है जंतु और एक हो जाता है पौधा, ठीक है। ये परिवार एवं मित्र के 4 उपथीम हैं, ठीक है ना। ये परिवार एवं मित्र के क्या है? 4 उपथीम हैं। इसी के तहत पूरा जो ईवीएस है, इसी के तहत इर्द गिर्द ये 6 थीम के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। इसी 6 के आसपास ये पूरा ईवीएस आपको पढ़ना होता है।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिवार एवं मित्र को पूरा समझेंगे और जानेंगे, और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हालांकि ये चीज आपको क्लास, जैसे आप क्लास 3 में जैसे चाचा की शादी हो गई, ये सब चीज आपको दिया गया है, ईबीएस के तहत आपको वो सब चीज दिया गया, उसी से आपको ये सब चीज लिया जाता है कि परिवार कैसे होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, परिवार की क्या कार्य है। आपको पता होगा, आप ईबीएस सॉरी सीडीपी आप पढ़े होंगे कि बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है वो क्या होता है, परिवार होता है। पहला परिवार का जो पहला शिक्षक, सॉरी विद्यार्थी का जो पहला शिक्षक होता है, बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो कौन होते हैं, परिवार के सदस्य माता पिता होते हैं। तो बच्चा कहां से सीखना प्रारंभ करता है, अपने परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। तो इसलिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज का एक अभिन्न अंग भी है। ये सब प्रारंभ से यही परिवार से ही तो समाज बनता है, छोटे छोटे परिवार से क्या बनता है, एक समाज बनता है। इसलिए समाज निर्माण में परिवार का बहुत ज्यादा रोल होता है। और समाज में नहीं, इस बच्चे के विकास में, बच्चे के सर्वांगीण विकास में परिवार और दोस्त का, परिवार और मित्र का बहुत ही बड़ा व्यापक क्षेत्र है, इसका व्यापक प्रभाव रहता है इसका। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि कुल मिला कितने थीम हैं, तो 6 थीम या प्रकरण पूछे तो 6 प्रकरण और 4 उप प्रकरण, 4 उप प्रकरण है। ठीक है, याद रहेगा 4 क्या है, 4 उप प्रकरण है और 6 क्या है, 6 प्रकरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए परिवार क्या है। सबसे पहले परिवार कहते किसे, तो परिवार क्या है, लोगों का समूह है। परिवार क्या है, लोगों का समूह है। अब इसमें परिवार में कौन कौन लोग होंगे, एक तो माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, ताई होंगे। ये सब क्या है, ये सब परिवार के एक सदस्य हैं। तो जैसा कि आपको यहां पर देखिए जो कहा गया है, सो समझिए पहले, परिवार सामाजिक संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। क्या कहा कि एक सामाजिक संगठन है। किस प्रकार आप कहिएगा ये सामाजिक संगठन है, क्योंकि समाज में संगठन, समाज के संगठन, समाज को संगठित करने में परिवार का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, अब कह रहा है मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि परिवार का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि बच्चे का जो उद्गम होता है वो परिवार से ही होता है। बच्चे का विकास का जो उद्गम होता है, विकास का प्रारंभ होता है, वो कहां से होता है, परिवार से ही होता है। ठीक है, ऐसे बालक परिवार में जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। पालन पोषण करने का मतलब कि जब छोटा होता है बच्चा तो उसका पालन पोषण भी जरूरी है, और वो कहां होता है, तो परिवार से ही होता है। ठीक है, कह रहा है उसके बाद परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। यानी कि बच्चे को सामाजिक और पारिवारिक सदस्य कौन बनाता है, तो परिवार ही बनाता है। उसके बाद कह रहा है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। प्रथम पाठशाला कौन होती है, तो परिवार होती है। किसकी, बच्चों की। हमारी भी पहले पाठशाला कौन थी, परिवार ही थी। आपकी भी पहली पाठशाला कौन है, तो परिवार ही है। कह रहा परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। क्या है, इकाई है। किसकी, समाज की। कौन, परिवार क्या है, इकाई है। किसकी, समाज की। परिवार क्या है, एक समाज की इकाई है। कह रहे समाजीकरण, संस्कृति हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस लाइन को समझिए। सामाजीकरण मतलब क्या, समाज की जो रीति रिवाज है उसको सिखाना, उसके ऊपर लागू, बच्चे के ऊपर लागू करवाना, ये किसकी जिम्मेवारी है, तो परिवार की जिम्मेवारी है। उसके बाद क्या, संस्कृति। संस्कृति मतलब क्या, हमारा कल्चर। हमारा कल्चर कैसा है, जिस तरह से हिंदू का कल्चर अलग है, हमारे मुसलमान भाइयों का कल्चर अलग है, जैन भाइयों का कल्चर अलग है, तो यह कल्चर कहां से सिखाया जाता है, तो परिवार से ही सिखाया जाता है। परिवार में ही प्रारंभ होती है। प्रारंभ से ही बच्चे को, जब बच्चा परिवार में होता है तब वहां से पूजा अर्चना ये सारा चीज बताया जाता है और किया भी जाता है। ठीक है, तो ये संस्कृति कौन बताती है, तो परिवार ही प्रारंभ में बताती है। हस्तांतरण मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह जाना, परिवार में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना, बातचीत करना, ये सब चीज किसकी जिम्मेवारी होती है, परिवार की होती है। उसके बाद समाज में नियंत्रण। समाज में नियंत्रण में कहने का मतलब क्या, मारपीट नहीं करना, सहयोगात्मक संबंध बनाना, ये कौन सिखाता है, तो परिवार ही सिखाता है। कैसे, देखिए जैसे आपका संयुक्त परिवार है, आपके घर में बहुत भाई बहन है, मान लीजिए आपका जो पारिवारिक सदस्य है 10+ है, 10-12+ है, तो उसमें आप, जाहिर सी बात है कि वहां पर सहयोगात्मक भावना का विकास होगा। कैसे, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप खेल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर एक आपका भाई बहन हो, जो भी हो, आपका साथी हो, गिर गया, आप उसे क्या करते, उठाते हैं।
तो ठीक उसी प्रकार आपको ये समाज में भी इसी तरह से सिखाया जाता है कि अगर समाज के कोई भी सदस्य, समाज के कोई भी लोग अगर कठिनाई में है तो उनका सहयोग करना हमारा धर्म होता है। ये चीज कहां सिखाया जाता है? तो पहले सर्वप्रथम परिवार में ही सिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते आगे जो कह रहा है वो देखते हैं। देखिए परिवार क्या है, परिवार की जो भाषा है वो कहां से लिया गया है। सबसे पहले देखिए यहां पर कहा गया कि परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है। किससे बना है? फैमिलस, ठीक है ना। किससे? फैमिलस से। इससे एक समूह का बोध होता है, यानी कि फैमिलस का मतलब क्या होता है? एक बोध, सॉरी एक समूह का बोध होता है। किस चीज का? समूह का। अभी हम बताया आपको कि परिवार क्या? एक लोगों का समूह है। परिवार क्या है? लोगों का एक समूह है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होते हैं? माता पिता भी होते हैं, अविवाहित बच्चे भी होते हैं और विवाहित बच्चे भी होते हैं। चूंकि विवाहित बच्चे यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि विवाह होने के बाद उनका एक अलग सब परिवार बन जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये अविवाहित बच्चे, ये सब किस में आ जाते हैं? तो परिवार में। परिवार किस शब्द से बना हुआ है? तो लैटिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। कि लैटिन शब्द में क्या? फैमिलस से बना हुआ है। तो फैमिलस किस चीज को बोध कराती है? तो समूह को बोध कराती है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकावर तथा पेज के अनुसार परिवार की क्या परिभाषा है? सो समझिए, कह रहा परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंध पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। क्या कहा? कि परिवार बहुत छोटा, परिवार क्या है? छोटा सा समूह है, लेकिन उसके अंदर इतना क्षमता है, इतना बड़ा शक्ति है कि एक छोटे बच्चे का पालन पोषण कर करके उसको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। कौन? परिवार। कौन कह रहे हैं? ये मैकावर एवं पेज कह रहे हैं, ठीक है ना। मैकावर एवं पेज कह रहे हैं। एक चीज और आपको याद होगा कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है? तो अरस्तु का है, ठीक है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। वहां से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको एक बार स्वतः रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए परिवार की विशेषताएं। अभी तक हम लोग समझे कि परिवार क्या है, परिवार के अब इसमें जो समझेंगे हम परिवार की विशेषता मतलब क्या? परिवार की क्या विशेषताएं हैं, परिवार कितनी प्रकार की होती है, परिवार क्या क्या काम है, परिवार के लोग क्या करते हैं, किस सदस्य की क्या काम है, ये उनकी विशेषता है। देखिए कह रहे हैं विवाह एवं यौन संबंध, ये एक विशेषता हुई। कैसे? अब परिवार जो होगा उसमें विवाहित जोड़े होंगे। कैसे होंगे? कहीं ना कहीं विवाहित जोड़े होंगे। परिवार में क्या होंगे? विवाहित जोड़े होंगे। कह रहे वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली। अब ये क्या कह रहा है? वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली। कहने का मतलब क्या कि अब हमारा नाम ज्योतिष है, अब इसका निर्धारण कौन किया? तो उसका निर्धारण परिवार ही तो किया। आपका जो नाम है उसका निर्धारण किसने किया? तो परिवार ने तो किया, ठीक है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? तो परिवार करता है। अब देखिए आगे कह रहा है एक सामान्य निवास स्थान। अब जिस तरह से हमारा घर कहां है तो उसका निर्धारण कौन किया? हमारा परिवार किया। और आपका स्थान कहां, आपका घर कहां, आपको कहां रहना है, इसका निर्धारण कौन करता? आपका परिवार करता है। कह रहे सार्वभौमिक संगठन। सार्वभौमिक संगठन कहने का मतलब क्या? सभी के लिए जो एक संगठन बनाया गया उसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक संगठन। परस्पर आर्थिक बंधन मतलब क्या? परस्पर आर्थिक बंधन कहने का मतलब क्या? अब मुझे पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए? आर्थिक व्यवस्था, पैसा की जरूरत होती है, तो उसका व्यवस्था कौन करेगा? तो ये परिवार करेगी। मुझे इस कपड़े की जरूरत है तो इसका व्यवस्था कौन करेगा? तो परिवार करेगी। ये सब चीज बच्चे के जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति कौन करता है? तो परिवार करती है। उसके लिए कहीं कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए, तो उसका जो प्रबंध करता है वो कौन करता है? तो परिवार करता है। तो उसकी ये एक विशेषता हो गई। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना। मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? परिवार में हम भी एक सदस्य, आप भी एक सदस्य हैं, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप क्या करें परिवार के लिए, ये आपके ऊपर दायित्व दिया जाता है। अब मान लीजिए परिवार बहुत सारा काम होता है। जैसे मान लीजिए कि जेंडर उद्विग्नता कम करने के लिए घर में लड़कों से भी आटा सनवाया जाता है, ठीक है। लड़कियों से भी साइकिल चलवाया जाता है, मोटरसाइकिल चलवाया जाता है।
तो ये सब चीज आटा पिसवा के लाया जाता है। ये सब चीज क्या है, तो जेंडर अधिमानता को चुनौती देती है, जिस कारण से ये सब क्या है, दायित्व है, उत्तरदायित्व। हमारा क्या उत्तरदायित्व है। अब हमारा जो उत्तरदायित्व है, अब हम तरह से मान लीजिए आप अपने घर के मुखिया होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी दायित्व भी क्या होगी कि सभी परिवार को लेकर के चले, मिला करके चले, सबको खुश रखे। ठीक है, तो ये सब हो जाते हैं, उत्तरदायित्व हो जाते हैं। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है परिवार के गुण। इससे पहले हम आपको समझा दें कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परिवार दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक तो होता है एकल परिवार, क्या एकल परिवार, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। क्या होता है, संयुक्त परिवार। ठीक है, ये परिवार को आप विभाजित कर सकते हैं। एक क्या हो गया, एकल परिवार हो गया, और एक क्या हो गया, संयुक्त परिवार हो गया। एकल परिवार में क्या क्या होंगे, तो एक तो होंगे माता पिता और अविवाहित बच्चे। क्या, अविवाहित बच्चे। लेकिन संयुक्त परिवार में आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। संयुक्त परिवार में कितने भी सदस्य हो सकते हैं। जिस तरह से आपका दादा दादी, उसके बाद आपके पापा मम्मी, यानी कि पापा मम्मी, ठीक है, उसके बाद चाचा चाची, ताई ताऊ, ये सब हो गए। अब उसके बाद इस आप लोग, यानी कि आपके भाई बहन, उसका चचेरा भाई बहन, उसके बाद ताऊ के बेटा बेटी। तो ये सभी क्या परिवार के एक प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार कितना अच्छा होता है। और हालांकि भारत में जो है वो संयुक्त परिवार, समाज का जो स्वरूप है वो कैसा, संयुक्त परिवार है। कैसा, संयुक्त परिवार है। भारतीय समाज की जो विशेषता कैसी है, वो संयुक्त परिवार की है। लेकिन आजकल एकल परिवार पर जोर दिया जा रहा है। इसमें कई सारे कारण हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई, ये सब क्या है, एकल परिवार होने के बहुत सारे कारण हैं। देखिए आगे कह रहा है, अब इसकी विशेषता देखते हैं कि एकल परिवार की क्या विशेषता है, क्या गुण है इसका, देखेंगे इसका क्या दोष है। आप जानते होंगे कि गुण और अवगुण दोनों चीज होता है। अगर कोई अच्छा चीज है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ आप में उसमें बुराई भी होती है। ठीक है, देखिए यहां पर कह रहा है कि एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब क्या, अब आप घर में अकेले हैं, आपको खाना भी बनाना है, आपको झाड़ू भी लगाना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, तो यह आपकी जिम्मेवारी होगी। आप आत्मनिर्भर हो गए, आपको सारा चीज करना है तो आप जल्दी जल्दी में तुरंत कर लीजिएगा। लेकिन वही संयुक्त परिवार में जब आपके भाई बहन हो, संयुक्त परिवार छोड़िए, जब आप 4-5 लोग हैं, दोस्त लोग ही हैं, तो कहीं ना कहीं आश्रित होते हैं कि वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, तो वहां क्या हुआ, दूसरे पर आश्रित हो गए। लेकिन जब आप अकेले हैं तो आप क्या होंगे, अपने आप पर आश्रित होंगे। इसलिए एकल परिवार में क्या होता है कि अधिक लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है, वे आत्मविश्वास से भरे हुए वह किसी काम को करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास मजबूरी है, कोई करने वाला है क्या। लेकिन जब संयुक्त परिवार होता है, कितना बड़ा भी काम हो तो उसमें सभी लोग आकर के मिलकर के सहयोग करते हैं। लेकिन क्या एकल परिवार में कौन आएगा, बहुत से बहुत मम्मी पापा, भाई बहन, बस हो गया 4 लोग। लेकिन इससे भी अगर अधिक लोगों की जरूरत होगी तो वो साहस करेंगे और करेंगे काम को। लेकिन अगर ये संयुक्त परिवार में ऐसा रहा, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। कह रहे एकल परिवार सुखी परिवार होता है। एकल परिवार क्या होता है, सुखी परिवार होता है। क्यों सुखी परिवार होता है, क्योंकि इसमें ना तो ज्यादा अर्थव्यवस्था होती है, अर्थ कहने का मतलब क्या, नहीं तो पैसा अधिक की जरूरत होती है। छोटा सा परिवार होता है, छोटी सी खर्चा में परिवार निपट जाती है। लेकिन अगर बड़ा परिवार है तो उसके खर्चा भी अधिक होते हैं, और वहां पर क्या होगी, कला की भावना का विकास भी होगा। मतलब कहने का, कला की भावना का विकास कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भिड़ेंगे। कैसे, अब अधिक कोई भी काम हुआ, अब उस कोई भी काम एक करना है, अब उसके लिए वो कर देगी, वो कर देंगे। अब वो काम हुआ ही नहीं तो उसके लिए क्या होंगे, लोगों में खटपट शुरू हो जाएगा। तो ये क्लेश की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे कह रहा है एकल परिवार सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि एकल परिवार जो है वो अपने परिवार के सदस्य को
व्यक्तित्व विकास करने का अवसर देता है। व्यक्तित्व विकास करने का मतलब क्या, हमारा अपना सेल्फ रिपोर्ट क्या कहते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका देता है, अपना खुद का पहचान बनाने का मौका देता है। ठीक है, उसका मतलब है एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। क्या कहने का मतलब हुआ कि समान अवसर देने का मतलब क्या, आप संयुक्त परिवार में ही समान अवसर देते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है आप दो भाई बहन हैं, पढ़ाई की खर्चा भी कम होगी आप दोनों में, लेकिन वहीं पर अगर संयुक्त परिवार है और कमाने वाले कोई एक हो तो क्या समान अवसर हो पाएगा पढ़ने का? तो वहां पर दिक्कत होता है कि लड़की को भेज देते हैं सरकारी स्कूल और लड़के को भेज देते हैं प्राइवेट स्कूल, यहां से यह भावना पैदा होता है। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, एकल परिवार में इस चीज की अभाव होता है। यहां पर जेंडर विविधता के आपको नहीं देखा जाता है, लड़का लड़की नहीं देखा जाता, समान अवसर सभी को मिलता है पढ़ाई करने का, किसमें, एकल परिवार में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। जैसा कि हम बताया आपको, इसमें संभावना नहीं मतलब इसका अभाव होता है। एकल परिवार में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या, आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार में सभी लोग खुश एवं प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, चूंकि छोटा सा परिवार है, कोई सा काम हो गया, काम खत्म हो गया, सभी लोग आएंगे, एक साथ रहेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, एक साथ खेलेंगे, तो एक खुशी का माहौल बना रहेगा। तो ये था एकल परिवार का गुण। अब इसको हम देखते हैं कि ये दोष क्या क्या है। अब देखिए, कह रहा है एकल परिवार में प्राय बच्चे उचित देखभाल नहीं हो पाता, क्योंकि अकेले होते हैं। अब जहां लोगों की आवश्यकता होगी वहां लोगों का अभाव होता है, इस कारण से उचित देखभाल नहीं हो पाता है। एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, अब यहाँ लोग है ही नहीं, मान लीजिए हम दो भाई बहन हुए, तो अब वहां पर जो सामान आया हमें दोनों में ही बचेगा। लेकिन अगर संयुक्त परिवार है, हम 10 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, चाचे के लड़के सभी एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, उसको भी देना है, उसको भी देना है, यानी कि बांट करके हम लोग खाएंगे। लेकिन कोई भी चीज अगर आया, अगर हम दो भाई बने तो सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही लोग, आधा उसको देंगे, आधा हम देंगे, आधा हम लेंगे। तो क्या हुआ, यहां पर किस चीज की विकास हो गई, तो स्वार्थ की, क्या, स्वार्थ की भावना का विकास। अगर कोई तीसरा आदमी आया तो हम उसको नहीं देंगे, सो ये क्या हुआ, स्वार्थ की भावना का विकास हो गया। एकल परिवार का को बुरे समय तथा अन्य संकट का कोई आर्थिक, शारीरिक एवं भावनात्मक सहारा नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, किसी से मतलब रखेगा ही नहीं, ये छोटा सा परिवार है, लोग भी छोटे हैं, लोग भी कम हैं, तो कहां से आर्थिक भी, कोई आपको आर्थिक मदद कब करेगा, जब आपको ये देखेगा, सक्षम देखेगा, आप जो इनको इसको सक्षम है, इस अर्थ को चुकाने में सक्षम है, तभी आपका आर्थिक मदद भी किया जाएगा, अन्यथा लोग कहां किसी को मदद करते हैं। ठीक है, शारीरिक आपको शारीरिक सहारा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि आप किसी को सहारा दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या होंगे, किसी न किसी आप काम में व्यस्त होंगे, तो ये सोचेगा कि ये तो हमारे लिए कभी काम करेगा ही नहीं, तो हम क्यों कर दे इसका। ठीक है, तो ये किसमें, एकल परिवार में जो होता है वो ये सब दोष होते हैं। साथ ही साथ समाजीकरण का जो होता है, समाजीकरण का बहुत अभाव होता है। किसमें, एकल परिवार में समाजीकरण का बहुत अभाव होता है। किसमें, एकल परिवार में समाजीकरण का अभाव होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार में सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास होता है। वहां नागरिक गुणों का अभाव था, यहाँ नागरिक गुणों का विकास होगा। संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा होती है। मतलब क्या, श्रम विभाजन मतलब क्या, कोई भी काम है उसमें सभी लोग हाथ बटाएंगे। जिस तरह से आप जब छोटे थे, आपके चाचा चाची सभी एक साथ थे, तो कहीं ना कहीं देखोगे कि मम्मी भी खाना बना रही होती थी, चाची भी बना रही होती थी, कुछ ना कुछ आप भी सहयोग कर रहे थे, आपके भाई बहन भी सहयोग कर रहे थे, है ना। तो ये था क्या, ये श्रम विभाजन हो गया, यानी कि श्रम का विभाजन सभी लोग बांट करके काम करेंगे। इसके बाद इसमें समाजीकरण का विकास होता है। किसका, समाजीकरण का विकास होता है। वहां पर क्या था, अभाव था, यहां पर क्या होगा, विकास होगा। किसका, समाजीकरण का विकास होगा। ठीक है, किस चीज का अभाव, किस चीज का होगा, तो स्वार्थ का। किस चीज का, स्वार्थ का अभाव होगा। ठीक है ना, स्वार्थ का अभाव होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा अच्छा से। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है,
आगे देखिए क्या कर रहा है, परिवार के सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। कहने का मतलब क्या, त्याग मतलब क्या, किसी चीज को दूसरे के लिए छोड़ देना, ये कहलाता है त्याग। उसके बाद क्या है, सहयोग। हम आपको प्रारंभ में ही बताए थे कि संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना का विकास होता है। कैसे, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपसे नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास सदस्य हैं, लोगों का समूह है, तो आकर के आपका जरूर हेल्प करेंगे। यही अभाव कहां हो रहा था, तो एकल परिवार में ये चीज अभाव होता है। उसका संयुक्त परिवार के सदस्यों का आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहां लोग अधिक होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्थ का मदद आपको जरूर कर देंगे, तो इसलिए यहां पर आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग देंगे और अनुष्ठानों को मिलजुल कर पूरा करते हैं। वे सभी भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। ये भावनात्मक मतलब क्या हो गया, मतलब भावना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर परिवार में किसी एक सदस्य का तबियत खराब हुआ, किसी एक सदस्य को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका प्रभाव सभी को पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भावात्मक रूप से जुड़ाव। क्या हो गया, ये हो गया भावात्मक रूप से जुड़ाव। ठीक है, ये क्या हो गया, भावात्मक रूप से जुड़ाव। इसका देखिए आगे क्या करा, संयुक्त परिवार के दोष। अब देखिए संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या है। संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना होती है। मतलब क्या, कलह का संभावना कहने का मतलब क्या, झगड़ा करने का संभावना, झगड़ा होने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि लोग अधिक होंगे। आप लोग अपने भाषा में एक कहावत है कि जहां अधिक बर्तन होता है, कुछ ना कुछ शोर हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जहां लोग अधिक होंगे वहां पर कलह की भावना का विकास होगा, और यहां पर अभाव नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। संयुक्त, इसका अभाव किस में होगा, एकल परिवार में। किसमें, एकल परिवार में इसका अभाव होगा। संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते हैं। मतलब क्या, व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते हैं। जब आपका परिवार बड़ा हो तो जिम्मेवारी जल्दी आपके ऊपर आ जाती है और जल्दी से आप काम करने लगते हैं, तो इसमें आपका विकास सही से नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 15 से 20 लोगों का आपका परिवार है, इतना सदस्य है, और आपकी जिम्मेदारी जब आप 15 साल के हो जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज खुद में खटकने लगता है कि मेरे परिवार को पैसा की जरूरत है, और उसको करने के लिए आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसका कह रहा है संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है। इन परिवारों में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिल पाता है। हम पे आपको बताएं कि कहीं ना कहीं काम करने के कारण ये अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हैं, अपन आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है, स्त्रियों को होती है। कैसे, क्योंकि अब घर में जितना बड़ा परिवार है, खाना भी अधिक बनेगा। अब लोग ये सोचेंगे कि स्त्री है, स्त्री खाना बनाएगी, उसका हेल्प सहयोग नहीं किया जाएगा। इस कारण से इसको, ये व्यक्तित्व को अपने आप को निखारने, सभी अपने क्या होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन क्या अपने आप को निखारने में उनको अवसर नहीं मिल पाता है, अपने आप को निखारने का उनको अवसर नहीं मिल पाता है। क्या संयुक्त परिवार में बालकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। हमें बताया कि जिम्मेदारी पहले आ जाती है, उनसे पहले इसकी जिम्मेदारी आ जाती है काम करने की। बड़ा परिवार में इसकी अभाव, इस सब चीज का ये इसका दोष है। आगे देखिए, अब संयुक्त परिवार के ये सब दोष थे, पारिवारिक कलह की संभावना अधिक होता है। ठीक है, अब संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या है। हम आपको जैसा कि अभी शुरू में बताया कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई, ठीक है, ये सब मेजर आपको जो कारण है वो है। क्या देखिए कह रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा में दोष है। इन दोषों के कारण संयुक्त परिवार व्यक्तिगत परिवारों में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण बहुत सारे कारण हैं। ठीक है ना, कोई एक कारण जरूरी नहीं कि ये जनसंख्या ही है और महंगाई है, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या होते हैं, संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में बदलता जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए कह रहा है, परिवार ही बच्चे का पहला, परिवार के क्या क्या काम है सो देखिए। अब जो परिवार का क्या काम है वो सब देखिए। परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है,
बच्चे का सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। किस चीज का? समाजीकरण का। अच्छा, ये समाजीकरण किस परिवार में सर्वाधिक होगी? एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या कि समाजीकरण का विकास समाजीकरण का विकास किस परिवार में सर्वाधिक होगी? एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में? इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यानी कि परिवार क्या करता है? बच्चे के विकास में मदद करता है। क्योंकि बच्चे का विकास कहां से प्रारंभ होता है? परिवार से तो होता है, तो मदद करना तो जाहिर सी बात है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होता है वैसा ही बच्चा का विकास करेगा। यानी कि जिस तरह से आपका परिवार है उसी तरह से आपका लालन पालन भी होता है, लालन पालन भी होता है। अगर आपका परिवार निम्न स्तर का है तो आपका विकास भी निम्न स्तर से ही किया जाता है। क्योंकि आपके पास वो सभी चीज संसाधनों का अभाव होता है, इस कारण से ये विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है। परिवार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है आपका विकास। उसका कह रहा है परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। यही तो है समाजीकरण। बच्चा समाज से ही तो सीखता है हर एक चीज। अगर गाली सीख रहा है बच्चा तो वो परिवार से ही सीखता है। मोबाइल चलाना सीख रहा है बच्चा तो परिवार से ही सीखता है, कहीं अन्य जगह से नहीं सीखता। तो ये सभी चीज कहीं ना कहीं गलत चीज भी कहां से सीखता है? तो बच्चा परिवार से ही सीखता है। कह रहे परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। अब हमारी संस्कृति है कि शर्ट पैंट पहनना, हिंदुत्व मेरा धर्म है, तो ये कहां से सीखे हम? तो कहां से? तो ये हमारा सिखाता है परिवार। मानवता हमारा धर्म है, ये कौन सिखाता है? तो हमें परिवार सिखाती है। सहयोग करना हमारा धर्म है, तो ये कौन सिखाता है? हमारा परिवार सिखाता है। कह रहे परिवार के माध्यम से शैक्षणिक कार्य एवं मनोरंजन कार्य पूरे किए जाते हैं। क्या? शैक्षणिक कार्य एवं मनोरंजन के कार्य पूरे किया जाता है। अब इसके कई कार्य होते हैं। एक तो अनावश्यक काम होता है और आवश्यक काम भी होता है। जितने भी मनोरंजन हो गया, पढ़ाई लिखाई वाला ये सब हो गया, आपको आवश्यक काम हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी हो जाते हैं ये सब अनावश्यक, जैसे खेलकूद हो गया, मनोरंजन हो गया, ये सब क्या? अनावश्यक काम है। आगे देखिए, कह रहा बालक का शिक्षा में परिवार का महत्व। अब क्या महत्व है परिवार का शिक्षा में? बालक की शिक्षा में क्या महत्व है? अब देखिए बालक की शिक्षा में परिवार का क्या महत्व है। बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार से ही होता है, इसलिए परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा गया है। यानी कि बालक का प्रथम पाठशाला कौन है? परिवार है। ये सच आपको जानकारी हम शुरू में ही दे दी है। अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपके लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़ सकते हैं। परिवार में बालक का सबसे अधिक मां के संपर्क में रहता है। मां की आदतों, कार्यों और व्यवहार का प्रभाव इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक परिवार की भाषा, रहन सहन, आचार विचार, रुचियां आदि अलग अलग होती है। यानी कि हमारा परिवार का रुचि अलग है और आपके परिवार का रुचि अलग है। हमारे परिवार की भाषा अलग है और आपके परिवार की भाषा अलग है। हमारे परिवार की रहन सहन अलग है और आपके परिवार की रहन सहन अलग है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सभी के परिवार का भाषा अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, परिस्थितियां अलग अलग है। ठीक है। अब बालक जो है प्रारंभ में सबसे ज्यादा संपर्क में कोई भी बच्चा हो तो संपर्क में जाहिर सी बात है किसके साथ रहता है? तो मां के साथ अधिक रहता है। तो कह रहा था यहां पर मां के साथ अधिक रहता है और मां की आदतों को सीखता है। अब यहां पर ये इसलिए दो परिवारों में बालकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अगर दो परिवार का बालक है, आज चूंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो वहां पर अनेक परिवार के लोग होंगे, अनेक परिवार के बच्चे होंगे, तो यहां पर आपको ये सभी चीज आपको जानकारी रहेगी तब आप उसको पढ़ा सकते हैं। देखिए आगे क्या करें। यह था हमारा परिवार का जो प्रमुख काम है। इसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त आता है दोस्त यानी कि मित्र। ठीक है। अब मित्र कई प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब क्या? तो एक होता है उपयोगिता की मित्रता। क्या? उपयोगिता की मित्रता। कहने का मतलब क्या? उपयोगिता की मित्रता का मतलब क्या है? अभी आपको हमसे काम है, आप हमसे दोस्त बन गए और जब हमसे काम समाप्त हो गया तो आप हमको छोड़ करके आप साइड हो गए, तो ये क्या हो गया? उपयोगिता की मित्रता हो गई। ठीक है। उसके बाद होता है आनंद की मित्रता।
क्या होता है? आनंद की मित्रता। ये क्या हुआ? अब दो मित्रों के बीच संबंध कैसा होता है? तो आनंद की मित्रता वाला अधिकतर होता है। क्योंकि ये क्या हुआ कि जब भी दोस्त बैठेंगे तो हंसी मजाक होगी, खुशियों का माहौल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आनंद की मित्रता हो जाएगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो और आखिरी है सच्ची मित्रता, जो आजकल इसका अभाव मिलता है, बहुत अभाव मिलता है इसका। एक सच्चा मित्र आपको बहुत ऊंचे तक ले जा सकता है, लेकिन वही जो आपका सच्चा मित्र नहीं होगा, उपयोगिता वाला मित्र होगा, वो आपको नीचे ले जाएगा। जिस तरह से मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता है आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त आपको उस राह से भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वो आपका कौन सा मित्र होगा? क्या वो सच्ची मित्रता कर रहा है आपसे? नहीं, वो तो उपयोगिता की मित्रता भी नहीं है, वो तो आपको नीचे ले जाने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आप टेस्ट दे रहे हो तो दो लोग, मान लीजिए अभी आप 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं और तीनों सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और तीनों आप एक साथ मिलकर के टेस्ट दे रहे हैं। अब वहां पर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं जब टेस्ट देते वक्त, तो क्या वो कौन सी मित्रता है? तो उपयोगिता की मित्रता है। क्योंकि कैसे, वो अगर सच्ची मित्रता होती तो आपको बताता ही नहीं, आपसे ये कहता तू खुद बनाओ, हम भी खुद बनाते और वो भी खुद बनाएगा, ताकि क्या होगी? आपका स्व मूल्यांकन होगा, आप ये चीज समझ सकेंगे कि हम गलती कहां कर रहे हैं। तो ये थी मित्रता। ठीक है, उसका क्या संबंध, संबंध क्या होते हैं? तो रक्त, जैसे देखिए संबंध का मतलब क्या? रक्त का संबंध, संबंध। अब रक्त का संबंध कहने का मतलब क्या? जैसे हमारे माता पिता हैं, तो हमारे माता पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है? अपने रक्त का संबंध है। ठीक है, लेकिन यह कहा जाए कि हमारा संबंध हमारे मामा जी यानी कि मम्मी के जो भाई हैं, हमारे माँ के जो भाई हैं, उनसे संबंध कैसा है? क्या खून का संबंध है मेरा? नहीं, ये रक्त का संबंध नहीं है। एक हमारा ये संबंध हुआ मामा और भांजे का एक संबंध हुआ। तो ये कई प्रकार के संबंध होते हैं, तो जिसमें से क्या एक रक्त का संबंध है। ठीक है, होता है वैवाहिक संबंध, होता है क्या होता है? वैवाहिक संबंध। ठीक है, क्या हो गया? वैवाहिक संबंध हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे संबंध होते हैं। ठीक है, जिसकी जानकारी अभी उतना रखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं हमें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसका कमेंट जरूर आप लोग करें। और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला जो भी कंटेंट आपको सीटेट की तैयारी, सीटेट के अकॉर्डिंग मिले, उसकी जानकारी आपको जरूर तक पहुंचे। क्योंकि हम आपको बताए हुए कि सीटेट का संपूर्ण जो भी चीज होगा वो इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक इस चीज को जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।